गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में एक ये फर्स्ट मॉक टेस्ट क्लास है आपकी। और इससे पहले आपने जो भी प्रिपरेशन करी है खुद के लेवल पे या जहाँ से भी करी है, वो सारे जो भी आपने पढ़ाई करी है अभी तक, उसका टेस्ट बेसिकली ये है कि आज आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखने हैं खुद से ही, ठीक है। और उसमें ये चेकआउट करना है कि आपके कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं। तो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर जो सिलेबस है और साथ ही साथ जो आयोग का एग्जैक्ट पैटर्न है, आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली एग्जैक्ट पैटर्न पर ही बनाया गया है। यानी कि 50 क्वेश्चन है एग्जैक्टली आज की वीडियो में, और सारे 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। और आंसर बताने से पहले आपको आंसर्स को या तो गैस करना है या एक रफ पेज में या नोटबुक में आपको इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद फाइनल आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके बने 50 में से। तो कुल मिला के आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को पर आए हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई टाइम नहीं लगता, और आने वाले टाइम में इस चैनल पर आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे और सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये था। और इसमें बेसिकली आज की वीडियो से बेनिफिट ये होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या जिनमें आप लैग कर रहे हैं और जिनको और स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इसमें 10 क्वेश्चन जीके के भी हैं, जो जनरली यूके ट्रिपल एस सी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन जनरली रहते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो जनरली जैसे कोडिंग डिकोडिंग और हमारा जो ट्राइंगल्स पर क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके। और बेसिकली जो रिलेटेबल होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन में से 3 रिलेटेबल होते हैं कुछ, और उसमें से ऑड इवन आउट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस तरह के जी रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं। तो कुल मिला के आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप आप इस पूरे क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करेंगे। और मान लीजिए आप एक बार में नहीं भी देख पाते हैं तो ट्राई करें कि इसको जब भी आप फ्री हो तो अटैम्प्ट करने का ज़रूर ट्राई करें, ठीक। इसीलिए बनाया जा रहा है। और आने वाले टाइम में और भी ये जो मॉक टेस्ट हैं स्पेसिफिकली जो पैटर्न है उस पर बेस्ड आने वाले हैं। तो 50-50 क्वेश्चन के ये मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। तो यही है आज के लिए। और इसमें सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर अटैम्प्ट करें आप, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आइडिया खुद के लिए लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस, एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट इज़, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिक सिस्टम, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। आपको आंसर गैस करना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वुडवर्थ, सिगमंड फ्रॉयड, जुंग या फिर जेएस रॉस। आंसर को सोचने के लिए आपको पास थोड़ा सा टाइम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। सो हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिक सिस्टम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगर आपने बी गैस करा है तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का, डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवांशिकता, वातावरण, दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉमन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कैसे करना है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बोथ द अबव, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है आपको बताना है। थर्ड में पहला ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसीव्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन, एलेबोरेशन ऑफ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिकवरी इंफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ठीक है, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इससे रिलेटेड है। ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण एवं सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ये सब किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। सो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी। तो अगर आपने डी गेस करा था तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ द स्टेज कॉल्ड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ,
यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व, बचपन, उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था। तो क्या बोलते हैं इसको? प्री नेटल बोलते हैं, यानी कि प्रसव पूर्व, यानी कि जन्म से पहले का जो स्टेज होता है, यानी कि गर्भाधारण से लेकर, बेसिकली गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की पूरी अवस्था को ही प्रसव पूर्व कहते हैं, यानी कि प्रीनेटल कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है या फिर रीजनिंग स्किल्स है वो कौन से स्टेज में आता है, पूछा गया है। तो ये किस में आएगा? फिफ्थ का राइट आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, औपचारिक परिचालन अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर आपने सी गैस किया था तो बिल्कुल सही है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो इसको नोटबुक में या फिर आप जो भी आपका एक रफ पेज है उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितने करेक्ट हुए हैं, या नॉर्मली आप गेस कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी, यानी कि चाइल्ड एप्रेप्शन टेस्ट जो है वो किसने दिया था? स्किनर ने, बेलॉक ने, हॉलैंड ने या फिर मोरे ने? स्किनर, बेलॉक, हॉलैंड एंड मोरे ये हैं। तो व्यक्तित्व मापन की CAT विधि जो है वो किसने दी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलक द्वारा। ठीक है, ये जो बेलॉक है इन्होंने ये दिया था। तो बी ऑप्शन अगर आपने गेस किया है तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT हेतु कितने कार्ड हैं? यानी कि थीमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट किस जो है ये, इसमें कितने कार्ड्स का यूज, बेसिकली इसमें पिक्चर्स दिखाया जाता है, पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है ये कार्ड्स के रूप में। तो हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन TAT? तो ये जो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है इसमें कितने कार्ड्स का यूज़ होता है? तो राइट आंसर होगा 31, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ये 31 कार्ड्स का यूज़ इसमें होता था। ठीक है, और ये यूज़ क्यों होता है? बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो जो कॉन्शियस डायनेमिक्स है पर्सनालिटी की। ठीक है, किसी भी पर्सन की जो सबकॉन्शियस डायनेमिक्स है पर्सनालिटी की, उसको अनकवर करने के लिए बेसिकली एक ये मेथड कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए, वो चीज़ है इसमें। ठीक है, तो 31 आंसर होगा इसका, 30 दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन 31 मान के अगर देखें तो ये राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, एट ए टाइम इसमें 10 कार्ड्स का यूज़ होता है। ठीक, टोटल 31। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़े होंगे आपने, उसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, कंटिन्यूटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न? तो राइट आंसर क्या होगा 8th का? सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, MLL इज़ बेसिकली एन अप्रोच विच अज्यूम्स। MLL यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल इसको बोलेंगे। तो जो ये मिनिमम लर्निंग लेवल है ये मूल रूप से एक ऐसे उपागम है जिसकी मान्यता है कि क्या, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम लेवल तक सीख सकते हैं, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं। बी है, एवरी लर्निंग टास्क कांट बी लर्नड, और इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव्स कांट बी अचीव्ड, ये थर्ड ऑप्शन है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 9th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें किसी भी कार्य का मिनिमम लर्निंग लेवल की बात की है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, यही है इसका अप्रोच, क्या बताता है ये। ठीक है, जिसकी मान्यता क्या है ये पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन विच एरिया ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल?
मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन, परसेप्शन या फिर हैबिट फॉर्मेशन। मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किस में होता है, ये पूछा गया। ये होता है सामान्यीकरण या फिर जनरलाइजेशन में। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पियाजे के अनुसार प्राप्त संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री कॉन्सेप्शनल एंड इंट्यूटिव पीरियड इज रिलेटेड टू। ठीक है, संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी इंट्यूटिव पीरियड किससे रिलेटेड है? सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, फॉर्मल या फिर नन ऑफ द अबव। 11th का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें आ जाएगा नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसमें डी होगा, क्योंकि ये तीनों ही स्टेज में नहीं होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर व्रूम, मैस्लो, आर.एस. वुडवर्थ या फिर स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आर.एस. वुडवर्थ ने ये दिया था। क्या? अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत। तो सी ऑप्शन अगर आपने गेस किया है तो बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो ये इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था वो बेसिकली सबसे पहले किसने दिया था, ये पूछा गया है। वुंट, गिलबर्ट, विलियम स्टर्न या फिर साइमन, ये पूछा गया। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का तो किसने दिया था ये? विलियम स्टर्न ने। सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये और इसका आंसर क्या होगा आपको गेस करना है। 14th का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय यानी कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था? सो राइट आंसर क्या है? गार्डनर ने दिया था। तो गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कैटेगरी विच डज नॉट डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो टाइप्स होते हैं लर्निंग ट्रांसफ़र के, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 15th का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके तो क्वेश्चन भी देखे अभी हमने। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी देखे थे। और हॉरिजेंटल, वर्टिकल भी होता है, यूनिलैटरल, बाईलैटरल भी होता है, लेकिन वन टेल्ड एंड टू टेल्ड ये नहीं होता। ठीक है, ये टाइप में नहीं है। सो जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में डी ऑप्शन नहीं है। वन टेल्ड यानी कि एक पुच्छी या फिर द्विपुच्छी जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो 15th ऑप्शन का अगर आपने डी कैस किया था तो बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। अब इसका एक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो अगर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो जो MA है यानी कि जो मेंटल एज है वो 5 years, इसका एक फॉर्मूला होता था। तो जो मेंटल एज है वो 5 है एंड क्रोनोलॉजिकल एज है वो 4 है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज है 4, तो व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। तो ये आपको बताना है। अगर आपका इसको फॉर्मूला याद है तो आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक, और नहीं पता है तो आप इसको सर्च करें कि कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ सिर्फ। 16th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 125 IQ होगा बच्चे का। है वो 4 साल का, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है 5 ईयर है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका IQ जो निकलेगा वो निकलेगा 125। इसके बाद देखिए थॉर्नडाइक हैज़ नॉट गिवन दिस लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई जरूर करना कैसे निकलता है ये। थॉर्नडाइक हैज़ नॉट गिवन दिस लॉ ऑफ लर्निंग, तो इसमें से कौन सा नहीं था? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। 17th का राइट आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग जैसा कोई लॉ नहीं दिया था थॉर्नडाइक ने। 3 चीज़ें थी, एक्सरसाइज, इफेक्ट एंड रेडीनेस, ये 3 चीज़ें थी। तो
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल? शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चन या फिर इनमें से सभी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जाहिर सी बात है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग किस में आता है? टीचिंग स्किल में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर सॉल्विंग क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन पूछना भी एक टीचिंग स्किल है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग प्रोसेस इज। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। आवश्यकता, नीड, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर क्या होगा इसका? रीइंफोर्समेंट। इम्पॉर्टेंट जो बेसिस है या फिर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का जो आधार है वो क्या है? रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग साइकिल? जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है उसका स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन क्या है? एक सूक्ष्म शिक्षण के चक्रों को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? अब यहाँ पर चक्र को पूरा होने की बात की गई है, साइकिल की बात की गई है कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा? 36 मिनट्स। ठीक है, एक साइकिल पूरा कंप्लीट, मतलब एक जितने भी स्किल है माइक्रो टीचिंग स्किल में आते हैं उसका एक जो पूरा कंप्लीट साइकिल बनता है अलग अलग स्किल्स मिला के, ठीक है, वो सब कंप्लीट होने में 36 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ इफेक्टिव इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेन? समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? विच मेथड इज़ इफेक्टिव? तो जो भी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेन है उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विकासात्मक मापनी से, बालक का व्यक्तिवृत्व अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन या फिर उपयुक्त सभी? 21वें का भी डी आंसर होगा इसमें। ठीक है, हम इसमें डेवलपमेंटल स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडी भी कर सकते हैं और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं चाइल्ड के बिहेवियर का। ठीक है, जो भी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन है ऐसा क्यों है, तो ये तीनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हम तीनों ही कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आज की वीडियो में, तो आई होप आप ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी यूनिक क्वेश्चंस और आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जो लोग भी जुड़े हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया ये बताना है आपको। सोशियो कल्चर थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय वाइगॉत्स्की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन? तो समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? नंबर 1, ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, ओनली जनरल स्टूडेंट्स या फिर मल्टी लिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। 23rd क्वेश्चन, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों आते हैं, यानी कि जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स दोनों, इसीलिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक वैसे ही अपने आप में कि इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस में भी है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स व्हाट? तो क्या रिक्वायरमेंट होती है सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, मोटिवेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो समावेशीकरण की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा इन चारों में से? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट एंड मोटिवेशन, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑल ऑफ द ऑप्शन है तो वही इसका आंसर होगा। तो यानी कि सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का निर्माण करना, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस है उसमें, ठीक है, मोटिवेशन प्रोवाइड करना,
ये सब इंपॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज़, यानी कि मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली आईक्यू का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें एक मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन किस को बोलते हैं। ठीक है, जो एवरेज मेंटल एबिलिटी है उसे बोलेंगे, बी है हमारा लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी, सी है मोर देन एवरेज मेंटल एबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेंटल रिटार्डेशन इनकी मंदता की बात की गई है, तो आंसर क्या होगा इसका, लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी, है ना। औसत से कम मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि ऐसे चाइल्ड को हम मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे। ठीक, तो ये है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड द विथ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग बिकॉज, एक अध्यापक को के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। क्यों, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। चार ऑप्शन है। इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है, यानी कि इट हेल्प्स टीचर टू नो द नीड्स ऑफ द लर्नर। नंबर 2, इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। नंबर 3, इट हेल्प्स द टीचर टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 4 है, डी ऑप्शन है, इट इंश्योर्स डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो क्या इम्पोर्टेंस है एक टीचर के लिए कि उसको लर्निंग थ्योरीज पता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे परफेक्ट ऑप्शन यही है कि इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हु शुड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। हु शुड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल्स, या फिर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। यानी कि जो भी शैक्षणिक सामग्री का चयन होता है किसी भी स्कूल किसी भी करिकुलम के लिए, वो कौन करना चाहिए, किससे करना चाहिए। अध्यापक करेगा, विभाग का अध्यक्ष करेगा, संस्था के प्रधानाचार्य करेंगे, या फिर प्राचार्य करेंगे, या फिर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी। तो जाहिर सी बात है जो करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए या फिर जो भी शैक्षणिक सामग्री या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको जो डिज़ाइन करने के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी नॉलेजेबल हैं एक्सपर्ट्स उससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो करेंगे। तो यानी कि डी ऑप्शन आपने गेस करा होगा, तो बिल्कुल सही है आप। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मेन एम ऑफ स्कूलिंग शुड बी, विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, स्कूलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए या फिर मेन एम क्या होना चाहिए पूछा गया। हाई पास परसेंटेजन, कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन टाइम, डिसिप्लिन लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, एक्विजिशन ऑफ कॉम्पेटेंसीज अमंग चिल्ड्रन। उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बालकों का अनुशासित जीवन, बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, कॉम्पेटेंसीज मतलब क्षमताएं या फिर सक्षमताएं जो है उसका अर्जन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा डी। यही राइट आंसर इसका कि जो बालक की कॉम्पेटेंसी है, क्षमता है, उसको अर्जित कर पाना, यानी कि एक्विजिशन, बालकों का जो क्षमता है उसको अर्जित कर इंक्रीज़ कर पाना, या फिर जो बालक को अपनी जो क्षमता है उसको अर्जन कर पाए उसका। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन देखिए, 29th क्वेश्चन है, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। नंबर ए, कम्युनिटी सपोर्ट, हाई क्वालिटी टीचिंग ट्रेनिंग, हाई क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स। ये चार ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, 29th का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर डिपेंड करेगा, अब अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। ठीक है, तो एटीट्यूडनल चेंज अमंग द टीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पोर्शन अब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 10 क्वेश्चन जीके एंड रीजनिंग के देखेंगे, उसको भी देखना है आपको और अटैम्प्ट करना है उसको भी। ठीक है, तो उसमें भी जीके क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन ही है।
एज़ पर UKSSC पैटर्न। सो इसीलिए ये बनाया गया 50 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट, और आने वाले टाइम में और भी आते रहेंगे। सो 30th क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स नीड्स टू बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज वाई। सबसे पहला ऑप्शन है, गर्ल्स हैपन टू मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़, गर्ल्स आर लेस इन नंबर देन बॉयज़, गर्ल्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बॉयज़ इन द पास्ट, गर्ल्स कैन लीड सोशल चेंज। 30th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि गर्ल्स कैन लीड सोशल चेंज। ठीक है, वैसे तो गर्ल्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बॉयज़, यानी कि भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, ये भी ठीक है, बट प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो जो सोशल चेंज है उसको लीड कर पाए। जनरली गर्ल्स जो है वो इन चीज़ों में आगे नहीं है। ठीक है, अगर कुछ समय पहले की बात करें तो वो नहीं थे। सो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं जीके का पोर्शन। ठीक है, आज के मॉक टेस्ट में जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे, सेम एज पर द पैटर्न ऑफ UKSSC। तो अब इसके आंसर आपको गेस करने हैं। तो बेसिकली बेसिक जो जीके होता है जनरली पूछा जाता है UKSSC के एग्ज़ाम्स में भी, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, ये 31st क्वेश्चन है। ठीक है, 31st क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिए, ये 32वां क्वेश्चन है। इन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, किस साल में ये हुआ था? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। सो अगर आपने थर्ड ऑप्शन गेस किया तो बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश्ड इन 1952, 6 अगस्त 1952 में ये हुआ था। इसके बाद देखिए, भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तुवेरा, बाजियू, तिमली या फिर सभी। देखिए जनरली उपयुक्त सभी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि उसका आंसर डी ही रहता है। समटाइम्स कभी कभी ये भी होता है कि वो जस्ट फॉर कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया होता है ऑप्शन। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में भोटिया जनजाति की बात करें तो देखिए उनका जो फोक डांस है वो तुवेरा भी होता है। ठीक है, ब्याजू भी है और तिमली भी है। तो इसका मतलब कि डी अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है, डी इज़ दी राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मोहन उप्रेती कौन है? नंबर 1, रिनोड जर्नलिस्ट, रिनोड लिटरेटर, फेमस स्टेज वर्कर एंड डायरेक्टर, रिनोड हॉकी प्लेयर। तो जो मोहन उप्रेती जो हैं वो कौन है? प्रख्यात साहित्यकार हैं। सॉरी गलत हो गया ये वाला, ये नहीं होगा, ये होगा आपका निर्देशक। ठीक है, तो ये कौन है? सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। तो सी ऑप्शन अगर आपने गेस किया है तो बिल्कुल सही है आप। और ये बेसिकली मेन डायरेक्टर थे, वैसे निर्देशक थे, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 243 में किया गया है, लेकिन कौन से सेक्शन में? तो JKLM इस तरह से दिया गया है। तो इसमें बेसिकली एग्जैक्ट अगर आपको पता है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। सो इस बार भी इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में अभी जो इलेक्शंस हुए हैं तो लेटेस्ट जो भी इस तरह के बड़े टॉपिक्स रहते हैं करंट अफेयर्स के, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सो राइट आंसर इज़ 243K। ठीक है, 243K में ये मेंशन है, मतलब इसका जो गठन है वो इसी अनुच्छेद के तहत किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, धुआंधार जलप्रपात स्थित है तापी नदी में, गोदावरी नदी में, कृष्णा नदी में या फिर नर्मदा नदी में? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। तो अगर डी ऑप्शन आपने गेस किया तो बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उत्तराखंड व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उत्तराखंड विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो इन इंडिया। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है या फिर 20वें स्थान पर है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17वें स्थान पर। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन आपको जरूर जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हिमालय इज़ फेमस फॉर करेवा। ठीक है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो हुमायूं हिमालय है, कश्मीर, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि करेवा के लिए स्पेसिफिकली फेमस है? कश्मीर हिमालय फेमस है करेवा के लिए। ठीक, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए श्यामताल कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जीके में। तो मेन दो चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड जीके जो है उत्तराखंड का वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं भी पता होगा, लेकिन जो जनरली रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस की तरफ से वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स लेटेस्ट वाले नेशनल एंड उत्तराखंड लेवल के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो श्यामा ताल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है चंपावत में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 39वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं? बेसिकली जो इमरजेंसी प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से है? देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें ली गई हैं और कुछ चीज़ें बहुत यूनिकली बनाई गई हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बना है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? ये किया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए जीके का ये लास्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1935 AD दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम अल्मोड़ा। तो 1935 में कौन से पत्र का यानी कि अखबार या जो न्यूज़पेपर है उसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? ठीक है, न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जीके में, उत्तराखंड जीके में। सो कहाँ से कौन सा पेपर था, उसका नाम क्या था? समता। ठीक है, तो समता जो न्यूज़पेपर है वो किया गया था 1935 में स्टार्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो पोर्शन है वो हमारा रीजनिंग का रहेगा। 41वां क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन है, स्केटिंग का संबंध रिंक से है उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? अब स्केटिंग में आपने स्केटिंग का जो ग्राउंड होता है, आइस फील्ड जो होता है स्केटिंग का ग्राउंड, जिसमें आइस की एक लेयरिंग होती है और उसमें स्केटिंग करते हैं, तो वो स्केटिंग का फील्ड है। उसी तरह से टेनिस के लिए जो फील्ड होता है जहाँ पर वो टेनिस खेला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। तो जिस तरह से रिंक का संबंध या स्केटिंग का संबंध रिंक से है, यानी कि स्केटिंग रिंक में किया जाता है, यानी कि उस फील्ड में किया जाता है, आइस फील्ड में। ठीक है, बर्फ़ से बने हुए फील्ड में। तो उसी तरह से टेनिस कौन से फील्ड में खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिच तो क्रिकेट होता है। ठीक है, रैकेट तो जो हमारा रैकेट है वो है, अखाड़ा जहाँ कुश्ती होती है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। जिस तरह से स्केटिंग संबंधित है रिंक से, उसी तरह से टेनिस संबंधित है कोर्ट से, क्योंकि टेनिस कोर्ट में ही खेला जाता है टेनिस। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। इसमें बोल दिया गया है, ठीक है, कि सत्य मानना है और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है। कुछ बल्ब एलईडी हैं, ठीक है, कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जनरली रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो 42nd जो 42वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 एक मिश्रित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को चुनना है हमें। तो
इस तरह से क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स पर भी रहते हैं, ठीक है। समटाइम्स कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी रहता है। तो आपको बताना है कि ये जो अलग अलग लेटर्स के ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे पहला है KKLMNEEFGGCCDEE इस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जनरल लेटर्स का, और ये बोला गया है कि तीन तो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन एक अलग है, डिफरेंट है, वो फाइंड आउट करना है कैसे, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत सिंपल, इसमें देख के भी आपको लग रहा होगा कि क्यों फर्स्ट ऑप्शन राइट है। देखिए सभी तीनों में जो फर्स्ट लेटर है वो दो बार है, ई दो है, फिर ई के बाद एफ आता है वो एक बार है, एन जी आता है वो दो बार है, ठीक है। सी दो बार है, डी एक बार है, फिर ई दो बार है, टी दो बार है, यू एक बार है, और वी दो बार है। लेकिन इसमें देखिए के दो बार है, एल एक बार है, लेकिन एम दो बार नहीं है, एम के साथ क्या है, एन है। इसमें लास्ट वाले लेटर्स दो बार रिपीट हुए हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम है पैटर्न इनका, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इस वजह से इस तरह से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। लॉजिकल एंड जो इसका सीक्वेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अक्षर, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आता है, अक्षर आता है, ठीक है। फिर आएगा हमारा शब्द, यानी कि पहले थर्ड ऑप्शन, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा शब्द, यानी कि टू, नंबर टू पे जो है। फिर नंबर फोर पे क्या है, नंबर फोर पे है वाक्यांश। तो अक्षर शब्द वाक्यांश, फिर क्या आएगा, वाक्य आएगा, वाक्य का अंश, फिर वाक्य के अंश से मिलके क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो सिक्स्थ आ गया। फिर फिफ्थ क्या है, पैराग्राफ, वाक्यों से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। और नंबर वन है अध्याय, और पैराग्राफ से मिलकर एक चैप्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसी दी गई संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं। जैसे 36 एंड 49 दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से इससे रिलेटेबल कौन सा है। अब देखिए इसमें अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 256 रेशियो 361, ठीक है। तो ये हो गया। और बेसिकली इसमें देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर्स हैं। पहला देखिए 36 और 49, ठीक है। 36 तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि 6 के बाद जो नंबर आता है वो उन दोनों का रेशियो है। पहले वाले ऑप्शन में जो स्क्वायर है वो 5 का है एंड 8 का है, यानी कि 5 के बाद सीधे 8 पर आ गए हैं, ठीक है। दूसरे वाले में 4 का है एंड 6 का है, ठीक है। तो 4 के बाद सीधे 6 पर आ गए, गैप आ गया। इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन डी वाले में देखिए यही वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार इसको चेक करो, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 45th का। इसमें चेक करना कि 256 और 361 जो है वो किसके स्क्वायर हैं, ठीक है। बेसिकली ये पैटर्न अगर बन रहा है जिसका भी, यानी कि जैसे इसमें 6 का स्क्वायर है, ऐसे लिखते हैं इसको, 6 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर, बेसिकली यही है ना। बाकी ऊपर के दो ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 6 के बाद 7 का है उस तरह से, इसमें 5 के बाद 8 का आ जा रहा है सीधे, नेक्स्ट नंबर नहीं आ रहा है। 5 के बाद अगर 6 का होता तो हम इसको कंपेयर कर लेते और आंसर टिक कर लेते हैं। सो ये चीज़ है इसमें, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, इसको एक बार चेक करना। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला देखो 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन एक मिश्रित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है। अब इसमें भी ऑड इवन आउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही चीज़ है ये भी, कि चार ऑप्शन होते हैं और उसमें से तीन में कुछ सिमिलरिटी होती है लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर शिक्षा। तो 46 का क्या होगा, 46 का होगा डी, ठीक है। शिक्षा एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर अलग हैं। तो डिफरेंस इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं।
47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक मिश्रित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को चुनना है। अगेन इसी तरह का एक क्वेश्चन है ये। तो 8:20 दिया हुआ है, 10:25, 18:81 एंड 12:36। तो ये क्या होगा, इसमें क्या हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? पहले इसका मैं राइट आंसर बता दूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। कैसे होगा अब मैं वो बताता हूँ। देखिए इन तीनों में देखिए 10:25, 18:81, 12:36, इन तीनों में ही जो पहला पोर्शन है, ठीक है, 10, 18 एंड 12 का, इसको हाफ करें और उसका स्क्वायर करें तो वो दूसरा पोर्शन दे रहा है। जैसे 10 का हाफ कर रहे हैं तो 5, ठीक है, 10 का हाफ कर रहे हैं तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। 18 का हाफ कर रहे हैं तो 9 एंड 9 का स्क्वायर 81। 12 का हाफ कर रहे हैं तो 6 एंड 12 का 6 का स्क्वायर 36। तो बेसिकली ये पैटर्न तीनों सेम, एक मिश्रित तरीके से समान है ये तीनों। लेकिन जो सबसे ऑड है, सबसे अलग है, वो 8 है। कैसे? 8 का जब हम हाफ कर रहे हैं तो वो 4 आता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। इसका मतलब ये रिलेटेबल नहीं है इन तीनों के कंपैरिजन में। बस हमें यही फाइंड आउट करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। सो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये 2264, 7241 और ये 3129, ये 3 चीज़ें दी गई हैं रेशियो में, और इसको बताना है कि कैसे इसके बाद वाला क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 6342। ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, ये बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें जो, अब इसको, इसमें ये क्वेश्चन जो है, इसमें अगर आप काउंट करने जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके भी होते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 होगा। ठीक है, इसमें 35 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अब ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं कि इनके क्या टेक्निक होती है करने की। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पर बेस्ड होगा। तो बहुत ज़्यादा इस रीजनिंग में टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 चीज़ें, कोडिंग, डिकोडिंग एंड जो हमारा इस तरह के क्वेश्चन है, रिलेटेबल क्वेश्चन जो होते हैं कि किसी का कनेक्शन किसी से होता है, किसी तीन का एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, और ऑड को आउट करना होता है जो सबसे अलग होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ये वाले। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कितने आपके राइट हुए। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे मेंशन कर सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा उसको। और जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप ज़रूर दे सकते हैं, कुछ भी अब आपको चाहिए इसमें अपडेट करके। फ़िलहाल ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, 2 की विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बताना है आपको। तो डाइस से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा। ठीक, तो ये आपको बताना था। तो ये थे आज की 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी अटैम्प्ट करे होंगे। और मान लीजिए किसी का रह भी गया हो तो वो बाद में आके इसको एक बार ज़रूर ट्राई दें। ठीक है, मान लीजिए कोई पूरा नहीं देख पाया है तो। ठीक है, और बेसिकली आज का ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आप अपने स्कोर कमेंट कर सकते हैं। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है, और क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या आपके सजेशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आप बता सकते हैं। तो यही थे आज के 50 क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में आपको और क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।